दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुलगती आग या ये कहें कि चिंगारी कहीं और है और धुआं कहीं और निकल रहा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? वास्तविकता में तो जहाँ चिंगारी निकलती है आग भी उसके आसपास ही होती है, धुआं भी उसके आसपास ही निकलता है, फिर वो फैल जाता है, वो एक अलग बात है। कि हाँ दोस्तों, राजनीति में, भारतीय राजनीति में ऐसा मुमकिन है कि चिंगारी कहीं और निकले और धुआं कहीं और निकले। जी हाँ, आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है और पूरी मशीनरीज, पूरा घटनाक्रम, पूरी जद्दोजहद सिर्फ एक दूसरे के ऊपर निकल रही है। हम इसकी डिटेल में आपके पास जाते हैं, उसके पहले आपसे हम फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें बांटते रहें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आते हैं दोबारा उस खबर पर। अभी 48 घंटे पहले लखनऊ में एक सम्मेलन कह लीजिए, वो सम्मेलन ही था। यद्यपि कार्य समिति की बैठक थी और बैठक का मतलब होता है कि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज़ रही उस पर डिस्कशन हो, उस पर कोई सार निकले, कोई रिपोर्ट निकले, उस पर अमल किया जाए। लेकिन वो एक ऐसा सम्मेलन उसको बना दिया कि सबको, ज़्यादातर उन लोगों को जिनका हार और जीत के बीच में अपने आप को पाक साफ रख के अलग बैठे हों, उन्होंने एक दूसरे पर तीर कमान चला दिया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अभी कार्य समिति की बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, तमाम सीनियर नेता थे, उसका परिणाम कुछ भी रहा हो, कुछ भी मैसेज दिया गया हो, चुनाव की तैयारी करिए, लेकिन जिन लोगों ने, जो उनकी शैली थी जिसपे सरकार और संगठन के बीच में सवाल उठाए गए, कौन बड़ा है कौन छोटे की बात की गई, कहीं ना कहीं आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई सामने आ गई। हार जीत से मतलब नजर नहीं आया। एक आपने ऐड सुना होगा, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे। बस असली लड़ाई यही है। सरकार और संगठन गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अटल जी कहा करते थे कि सरकार और संगठन गाड़ी के वो पहिए हैं कि एक भी डगमगाएगी पूरी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। व्यवस्था मतलब सरकार और संगठन की जो व्यवस्था है, आपसी कॉपरेशन, दोनों को पिलर की तरह एक साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यहां तो सरकार और संगठन के ऊपर ही सवाल उठ गए। अति आत्मविश्वास से भरे हुए, यद्यपि योगी जी ने कहा था कि हम अति आत्मविश्वास से के कारण हार गए, लेकिन यहां तो दूसरा ही कुछ दिखा। हार और जीत एक अलग पहलू थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अति आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर थे। उन साफ निशाना साधने के लिए बैठे तो निशाना साधा, कहां साधेंगे? योगी जी के ऊपर। कि सरकार संगठन से बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेगी। पहले लोगों ने सोचा, हम लोग ने भी सोचा कि शायद ये आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, उसमें इन्होंने कह दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, पता चला नहीं, ये मामला सिर्फ लखनऊ तक की सीमित नहीं है। क्योंकि चिंगारी अगर दिल्ली में थी तभी धुआं लखनऊ में निकला था। यह राजनीति की चिंगारी थी जिसका धुआं कहीं भी निकल सकता है। और जो मैसेज केशव प्रसाद मौर्य ने यहां दिया था, वो दिल्ली के इशारे पे दिया होगा। आज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे विदाउट सीएम। आपने बहुत कम देखा होगा कि किसी स्टेट का सीएम अपनी स्टेट में बैठा रहे और डिप्टी सीएम सीधे आला कमान से मिल ले जाके।
इतनी बड़ी पहुंच भारतीय जनता पार्टी में सबके नहीं होती, सीएम नहीं मिल पाता। मौर्य साहब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, 1 घंटे मुलाकात चली। बाजार गर्म था, गर्म रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी की उल्टी गिनती चालू है। क्यों, क्या, कैसे, बहुत हम लोग ने इस पे वीडियो दिए हैं, बहुत सी चीज़ दी हैं, आप देखिएगा। लेकिन ये 1 घंटे की मुलाकात की कवायद है क्या? इसके पीछे लगता है सिर्फ लखनऊ सीमित नहीं है, अब दिल्ली भी इन्वॉल्व हो चुका है। आखिर केशव प्रसाद मौर्य के पीछे दिल्ली के आलाकमान का वर्दस्त क्या सिर्फ योगी को डोमिनेट करने के लिए है? आखिर योगी ने ऐसा क्या गुनाह किया है? वो गाना था ना, हमने क्या गुनाह किया लुट गए। आज योगी जी पूछ रहे हैं, हमने भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत स्तंभ दिया, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया, हिंदू ब्रांड को चमकाया अपनी भाषा में, फिर हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब अपनी भूल तलाश रहे हैं, लेकिन शायद अब वक्त बचा नहीं है। इतने वो किस्मत वाले नहीं हैं कि 2022 की मई में जब एक बार लगभग फाइनल था कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, अंतोगत्वा उनकी प्रधानमंत्री से एक लंबी मुलाकात हुई थी और फिर चुनाव के लिए निकल गए थे। 21 या 22 की बात थी। अब जो अंकगणित बता रहा है, देखिए, अब समझिए कि जो जिस इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हम आपको फोकस दिखाना चाहते हैं, ये मामला सिर्फ लखनऊ के सीएम पद तक सीमित नहीं है। जो यूपी का गणित है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में मंदिर को सामने रखकर राजनीति की और हमेशा कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारे आपने देखा अच्छी खासी मार्केटिंग हुई। मोदी जी खुद गए प्राण प्रतिष्ठा करने, शंकराचार्य का विरोध भी झेला, सब कुछ हुआ। तो इसके पीछे गणित क्या है? जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मतदाताओं ने एक तरह से उनको नकार दिया, यानी मंदिर मुद्दा नहीं चला। अब भाजपा की चिंता यह है कि योगी रहें या ना रहें, इस पर फैसला तो होगा ही, लेकिन मंदिर मुद्दा अगर नहीं फिर क्या करें? इसके लिए आपको यूपी की थोड़ी सी जातिगत जो स्टैटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जो पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, खासकर यूपी और बिहार के अंदर, उसमें यादवों का साम्राज्य है, लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। अब चूंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, आज की डेट में बैकवर्ड काफ़ी हद तक अखिलेश यादव के साथ है, और इस लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी के साथ आने से मुस्लिम, बैकवर्ड और काफ़ी हद तक दलित भी उनके साथ हो गया। अब भाजपा को ये सोचना पड़ रहा है कि अगर मंदिर नहीं चला तो दूसरा ट्रम्प कार्ड क्या है। अब आप देखिएगा कि लखनऊ की लड़ाई दिल्ली कैसे पहुंची। नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। बैकवर्ड राजनीति दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि पिछड़ी जाति को हमें साधना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी आगे राइज कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष रहा है वो अध्यक्ष रहा है, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह जो कहते हैं वो करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि जब किसी बड़ी लाइन को छोटा करना हो और बहुत मुश्किल हो रहा हो तो उसके आगे उससे बड़ी लाइन खींच दो। मोदी जी के आगे मौर्य जी के नाम पे एक लंबी बड़ी लाइन खींचने की तैयारी है, यानी केशव प्रसाद मौर्य संभवतः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, संभवतः। अंक गणित उनकी फेवर में जा रहा है। अब देखिए, एक ईंट से कई शिकार हो रहे हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, योगी से बहुत बड़ा कद हो जाएगा, योगी जी को मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब योगी रहेंगे कि नहीं रहेंगे एक अलग बात है,
लेकिन जिस पद पर वो बैठ जाएंगे वहाँ पर उनको मोदी जी और अमित शाह का वर्चस्व था, है और रहेगा। था, है और रहेगा। संगठन बड़ा था, है और रहेगा। आप कॉम्बिनेशन देखिए, यानी कि योगी जी के दिन अच्छे नहीं हैं। अब अल्टीमेटली ये पिछड़ी जात का वोट बैंक क्या करता है, अब थोड़ा इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर यूपी की बात करें तो लगभग 37% से 41% तक सारे ओबीसी वोट को मिला लें तो ये वोट बैंक यूपी का आंकड़ा बताता है। लगभग मान के चलिए कि यादव अकेले, इसमें यादव वोट बैंक 9 से 11% है। आप समझ सकते हैं यादव की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है। 12 से 18% ब्राह्मण है। 12 से 18 जो सवर्ण राजनीति के जो पुरोधा हैं, जो इसकी राजनीति करते हैं, और 9 से 11% ठाकुर वोट बैंक है, राजपूत। इस 11% वोट ने बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की खुली खिलाफत की और उसका परिणाम का भी है, और वो भी कहा जाता है ऐसा कि योगी जी का प्रोमिनेंट वोट बैंक है राजपूत। अब सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण कुछ मिल सकते हैं, ठाकुर नाराज हो सकते हैं, ओबीसी ऑलरेडी अखिलेश यादव के पास है। तो क्या किया जा सकता है? केशव प्रसाद मौर्य को, जो पिछड़ी जात से आते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब वोट बैंक की राजनीति केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे की जाए। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी यूपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी के। उनकी सदारत में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। योगी और मनोज सिन्हा के चक्कर में इनका नंबर नहीं लगा और फिर नंबर नहीं लगा। तो अंकगणित ये है कि योगी को तो मात देना है लेकिन योगी के आगे एक लंबी लाइन खींच देनी है कि आपका कद बहुत छोटा हो चुका है। आप मुख्यमंत्री रहो या मत रहो, दिल्ली के इशारे पर आपका कद इतना छोटा हो गया है, अब आपको हर बात केशव प्रसाद मौर्य से पूछनी पड़ेगी। लेकिन इन सारी गणित को 1 मिनट के आप साइड कर दीजिए। ये उठापटक, ये नहले पे दहला, ये शतरंज की बिसात जो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ बिछी हुई है, इस पे आम कार्यकर्ता का क्या दोष है? जिस भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत से, खून पसीने से इस पार्टी को इतना मजबूत किया, उनके हाथ तो कुछ आया नहीं। वो हताश हैं, उनके हाथ कुछ नहीं है। और ये लड़ाई चाहे केशव प्रसाद मौर्य की जीत हो, चाहे वो योगी जी की जीत हो, हार हो, सही हार भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की है। और एक बात भाजपा आलाकमान को समझना पड़ेगा, उसके शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हार मान ली तो आप कितनी भी जातिवादी गणित से किसी को प्रेसिडेंट, सीएम और डिप्टी सीएम बनाते रहो, आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसे वक्त में जबकि जनता से मोह भंग हो रहा है आपका, दूसरा प्लेट में सजाए सरकार की तरफ देख रहा है कि कब मौका मिले और अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस वोट बैंक पे चढ़ाई करते हैं, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं समझने को तैयार है तो ये मान लीजिएगा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा समय नहीं है। देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें बांटते रहें। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ, नए विश्लेषण समाचार के साथ आपसे मिलूंगा और फिर आपके बीच में दोबारा अपनी वही रिक्वेस्ट दोहराऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बांटें। नमस्कार।